नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डीसी जनरेटर का ये दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और ये आज का ये दूसरा भाग है, तो इसको आते हैं सॉल्व करते हैं। हमने बताया था कि डीसी जनरेटर का जो थोड़ा चैप्टर होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग 2 या 3 भाग में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। ये एक्साइटेशन प्रणाली के आधार पर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। दोनों भाग कौन कौन से हैं? पृथक उत्तेजित जनरेटर, जिसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। दूसरा है स्व उत्तेजित जनरेटर, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, उसके बारे में जानते हैं। देख लीजिए, ये इसका फिगर है। तो फिगर को अब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि फिगर देकर पूछ देता है कि किस प्रकार का जनरेटर है। तो ध्यान दीजिए, सेपरेटली मतलब अलग से जो बाइंडिंग की, अलग से बाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी जाती है। देखिए यहाँ पर डीसी सप्लाई अलग से दी गई है। ये इसका फील्ड बाइंडिंग है, फील्ड बाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दी हुई है। इसका आर्मेचर है, ठीक है, ये लोड से जुड़ा हुआ है। तो ये आप इस फिगर को देखकर पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का जनरेटर है। तो आप देखेंगे और आपको याद आएगा तुरंत कि अरे नहीं, ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार के जनरेटर के जनित्र में प्रयोग की जाने वाली फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है। देखिए ये अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देख लेंगे। उत्तेजित की जाती है, देखिए ये है। इसमें बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है और उत्तेजित वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम होता है। जैसे जो आप एक्साइटेशन वोल्टेज देंगे अलग से, जो अभी ऊपर दिखाया है कि जो अलग से आप डीसी सप्लाई देंगे तो वो उत्पादित वोल्टेज के मान से क्या होना चाहिए? कम। ये लगभग 110 से 110 से ये 110 से 250 वोल्टेज तक होता है। इसको भी याद रखेंगे, उत्तेजित वोल्टेज का मान कितना होता है? तो 110 वोल्ट से 250 वोल्ट तक। ये उत्पादित वोल्टेज यानी जो उत्पन्न होने वाले वोल्टेज है उससे कम होती है। आगे देखते हैं। देखिए यह जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबक के विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, ईएमएफ को फुल फॉर्म पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल हिंदी में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा कर सकती है, जहां पर कम वोल्टेज तथा उच्च धारा की आवश्यकता हो और क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता हो। क्षेत्र धारा को क्या करना पड़ता हो? नियंत्रित करना पड़ता हो, वहां इस जनित्र का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें कि बिना अवशिष्ट चुंबक विद्युत वाहक बल कौन सा जनित्र पैदा कर सकता है? जो सेपरेटली हो, जो अलग से हो, पृथक हो, उससे हम लोग विद्युत वाहक बल उत्पन्न करा सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ करता है? देखिए विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, धातु शुद्धिकरण यानी कि मेटल प्यूरिफिकेशन। तो इसका आप हिंदी और इंग्लिश वाला दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसा हिंदी कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है कि जिस तरह आप लोग को समझ में नहीं आता आखिर में इसका हिंदी होगा, आते हुए भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसलिए बार बार मैं हिंदी को इंग्लिश में भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और हर एक बिंदु को नोट करते हुए चलेंगे, जिससे आपका भी तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए अब अगला दूसरा था सेल्फ एक्साइटेड जनित्र, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्व उत्तेजित जनित्र। इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए बाह्य बाह्य यानी बाहरी विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत स्रोत यानी सप्लाई, ठीक है, विद्युत सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आगे हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेपरेटली होगा वो अलग से उसको डीसी सप्लाई देना पड़ता है, जिसको उत्तेजक बोलते हैं, एक्साइटर बोलते हैं। लेकिन जब जो सेल्फ एक्साइटेड होगा वो उसको अलग से आपको सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, बाहरी कोई सप्लाई देने की, वो खुद अपने आप ही उत्तेजित होता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। देखिए पहला है परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर। पहला इसमें है जो सेल्फ एक्साइटेड में पहला है
कि परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर जिसको बोलते हैं अस्थाई चुंबकीय जनित्र। दूसरा है टेम्पोररी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर जिसको विद्युत चुंबकीय जनित्र या टेम्पोररी बोल सकते हैं। जब तक विद्युत रहता है तब तक उसमें चुंबक बना रहता है, जैसे ही विद्युत गया चुंबक खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको टेम्पोररी बोलते हैं। देखते हैं अस्थाई चुंबक वाले में। अस्थाई चुंबक में क्या है, देखिए परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर बोलते हैं। इस प्रकार के जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थाई चुंबक का प्रयोग होता है। जैसे कि उस फील्ड जो सेपरेटली था उसमें हम लोग उसको चुंबक बनाने के अलग से डीसी सप्लाई दे रहे थे, लेकिन चुंबक बनाने के लिए, लेकिन इसमें क्या है कि अलग से आप एक परमानेंट मैग्नेट ही प्रयोग कर रहे हैं। आप उसमें अलग से सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, उसमें हम परमानेंट मैग्नेट का ही प्रयोग कर ले रहे हैं जो चुंबक बनाने के लिए चुंबक का प्रयोग किया। यह छोटे जनित्र या डायनोमो में प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादा बड़े जनरेटर में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये छोटे जनित्र होते हैं या डायनोमो जिसको बोलते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके अवगुण अवगुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट है जिसमें अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक में अवगुण क्या हैं और उसके गुण क्या हैं, यानी फायदे और नुकसान के बारे में। इसके जैसे अवगुण क्या है, देखिए इस जनित्र के ईएमएफ को परिवर्तित नहीं कर सकते। अब जैसे आप अस्थायी चुंबक ही प्रयोग कर लिए, अब जैसे उसमें था कि फील्ड को अलग से एक्साइटेशन किए थे, तो उसमें एक्साइटेशन को आप घटा बढ़ाकर आप उसमें वोल्टेज कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जब आपने अस्थायी चुंबक ही प्रयोग कर लिया तो उसमें कहाँ से ईएमएफ को परिवर्तन, जब फ्लक्स ही परिवर्तन नहीं होगा तो कहाँ से ईएमएफ परिवर्तित होगा। तो इसीलिए लिखा है कि इस जनित्र में ईएमएफ का परिवर्तन नहीं कर सकते और अधिक शक्तिशाली नहीं बनाते। पहले ही डिस्कस हो चुका है कि ये छोटे जनित्र के होते अधिक शक्तिशाली होते नहीं है। और इसमें गुण क्या है, गुण ये है कि इस जनित्र को स्टार्ट होने के तुरंत बाद लोड को ईएमएफ प्राप्त होता है। जैसे ही वो स्टार्ट होगा तुरंत आपको विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे मैगर हो गया, मोटरसाइकिल और खिलौनों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अस्थायी वाला। अस्थायी या विद्युत चुंबकीय जनित्र। देखिए विद्युत चुंबकीय जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो विद्युत हम लोग बनाएंगे वो विद्युत के द्वारा बनाएंगे जिसको विद्युत चुंबक कहते हैं, जिसको अस्थायी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है देखते हैं आगे। आगे क्या है कि फील्ड बाइंडिंग संयोजित विधि के आधार पर ये निम्न जनित्र मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे डीसी श्रेणी जनित्र जिसको डीसी सीरीज जनरेटर कहते हैं, डीसी शंट जनित्र डीसी शंट जनरेटर कहते हैं, डीसी कंपाउंड जनित्र या डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ये 3 हैं जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनके हर एक बिंदु के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे और यहाँ से ज़्यादातर यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं बार बार। तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है, इस तरह के डीसी सीरीज जनरेटर। उसका पहले हम बताएं कि आपको कोई भी फिगर देख के पूछ सकता है कि किस प्रकार का जनरेटर है। तो देखिए इसके बारे में कि ये आर्मेचर है, ऊपर हमने बताया कि ये आर्मेचर है, आर्मेचर के ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग है और ये इसका लोड है। ठीक है, और सीरीज आर्मेचर को इसका जो पॉइंट होते हैं दो, उसको किसे किसे A1 और A2 से, A1 और A2 से, और सीरीज फील्ड को किससे दर्शाते हैं D1 और D2 से। ये ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अगर डीसी सीरीज जनरेटर है तो उसमें आर्मेचर के जो पॉइंट होते हैं उनको किससे दर्शाते हैं, तो A1 से और दूसरे को A2 से, और सीरीज को D1 से और दूसरे को D2 से। ध्यान रहेगा ना। देखिए इसमें जब सीरीज में है तो सीरीज में सारे करंट समान होते हैं। देखिए आर्मेचर करंट और जो सीरीज होगा, सीरीज करंट
और लोड करंट तीनों एक ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वह कौन सा जनरेटर है जिसमें धारा समान बहती है, जिसमें लोड करंट, सीरीज करंट और आर्मेचर करंट तीनों सीरीज में होते हैं। और ये फार्मूला पूछा जाता है, इस फार्मूले से या तो ये फार्मूला पूछेगा या तो इससे फार्मूले से संबंधित कोई प्रश्न जरूर आता है न्यूमेरिकल, तो इसको भी याद रखेंगे। Eg बराबर V प्लस आई ए ब्रैकेट में आर ए प्लस आर एस ए। आर ए क्या है, आर ए बता दे रहे हैं, आर ए है आर्मेचर का प्रतिरोध और आर एस सी क्या है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध। बी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज है। और आर आई ए क्या है आपका आर्मेचर करंट। आई जी क्या है इसका जनरेटर ईएमएफ। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक डीसी सीरीज जनरेटर, देखिए इस जनरेटर में आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है। आर्मेचर के सीरीज में कौन सा सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है, ये पहला बिंदु। दूसरा हो जाएगा कि इस जनरेटर का फील्ड बाइंडिंग मोटे तार का कम लपेट, यानी मोटे तार के कम लपेट की बनाई जाती है। जब मोटा तार यूज करेंगे कम लपेट तो इसका प्रतिरोध निम्न होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध निम्न होता है। ठीक है, 3 पॉइंट आपको यहाँ से मिलेंगे कि ये आर्मेचर के साथ सीरीज में होगा, ये इसकी बाइंडिंग मोटे तार के कम लपेट होंगे और इसका प्रतिरोध निम्न होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसे बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ऐसी अवस्था में खुला परिपथ हो जाने के कारण प्राप्त विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ या धारा का मान शून्य हो जाएगा तथा वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम होता है। देखिए ये पॉइंट है कि वोल्टेज रेगुलेशन किस जनरेटर का कम होता है, तो डीसी सीरीज जनरेटर। पहला पॉइंट। दूसरा, इसे बिना लोड के नहीं चला सकते आप क्योंकि बिना लोड खुले अवस्था में या सीरीज में कोई भी खुला अवस्था में उसमें धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, इसलिए उसे नहीं चलाना चाहिए। ये पॉइंट दूसरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इस जनरेटर में लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तन होता है। जैसे लोड अब बढ़ाते जाएंगे तो टर्मिनल जो वोल्टेज होता है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सीरीज जनरेटर होने के कारण हर जगह विद्युत धारा का मान समान होता है। ये पहले ही हमने डिस्कस किया है कि इसमें सारे धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस जनरेटर का उपयोग डीसी पारेषण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है बिंदु कि बूस्टर के रूप में किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो डीसी सीरीज जनरेटर का। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है जनरेटर आपका डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर क्या है, देखिए ये है कि देखिए ये आर्मेचर है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर के साथ ये क्या है, पैरेलल में, ये क्या है पैरेलल में, जिसको शंट फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। तो आर्मेचर के साथ पैरेलल में होता है और सारे चीज़ों को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर दिया कि ये हो जाएगा शंट करंट, ये हो जाएगा लोड करंट और ये हो जाएगा आर्मेचर करंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आर्मेचर करंट किसे किसके बराबर होगा। देखिए अगर आप लोगों ने करंट डिवीजन रूल पढ़ा होगा जिसमें केसीएल का किरचॉफ करंट लॉ, तो इसमें देखिए ये जो अगर इसको जंक्शन मान लें तो देखिए ये इस पर जाने वाली धारा बाहर जाने वाली धारा के बराबर होता है। जैसे जो जंक्शन पर जा रही है और जंक्शन से बाहर, तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो आने वाली क्या है, आर्मेचर, इन दोनों योग के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला है, ध्यान रहेगा आपको। आई जी बराबर V प्लस आई ए आर ए, ये फार्मूला है। आई एस एच बराबर V बटा के आर एस एच, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आई एल बराबर W बटा के V, सब याद रखना है आपको। ये देखिए किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। पहला कि ये डायग्राम याद रखना है आपको कि आर्मेचर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये आर्मेचर के साथ समांतर में है तो ये शंट हो गया। ये इसके बाद ये फार्मूला याद रखना है आपको, ये सब। आइए इस बिंदु के बारे में जानते हैं।
देखिए डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किसमें होता है, समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। इस जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग पतले तार का अधिक लपेट, पतला तार रहेगा जिसका अधिक लपेट होगा, जब अधिक लपेट होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो लिखेंगे प्रतिरोध श्रेणी जनरेटर से अधिक होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। इससे पॉइंट कितने आते हैं, पहला कि आर्मेचर के साथ समांतर में लगे होते हैं, आर्मेचर के साथ समांतर में लगा होता है, फिर और ये पतले तार का अधिक लपेट होता है, और ये श्रेणी जनरेटर से इसका प्रतिरोध अधिक होता है। इतना 3 पॉइंट इससे आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए आगे डीसी शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए तथा इस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा यानी धनात्मक होता है, और इसे स्थिर जनरेटर भी कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको स्थिर जनरेटर करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को ज़्यादातर नहीं मिलता है, इसलिए इसको स्थिर जनरेटर भी। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उत्तेजक आदि में किया जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर। देखिए डीसी कंपाउंड जनरेटर ये 2 प्रकार के होते हैं, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपाउंड में 2 होते हैं, एक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या है, इस प्रकार के जनरेटर में शंट फील्ड और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें जो टोटल फ्लक्स होता है, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड और प्लस सीरीज फील्ड दोनों के योग के बराबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोटल जो फ्लक्स होगा दोनों फ्लक्स के योग के बराबर होता है, ये ध्यान है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के देखते हैं इनका। एक होता है लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, एक शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड। पहले आप जानेंगे कि जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें हम लोग जैसे 2 होते, उसमें श्रेणी, सीरीज और शंट दोनों बाइंडिंग की जाती है। किस प्रकार से दिखता है आपको बताते हैं। देखिए इसमें ये आर्मेचर हो जाएगा, आर्मेचर के साथ किसमें आपके ये हो जाएगा आपके सीरीज में, सीरीज बाइंडिंग, और इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में आपका क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल में शंट हो जाएगा, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इस प्रकार का कंपाउंड दिखता है। तो ये जो अभी हमने फिगर बनाया है, ये देखिए ये सीरीज हो जाएगा, ये शंट है, तो ये सीरीज ये शंट इस तरह कंपाउंड दिखता है। तो इसके ये जो इसका जो होगा इस वाले का सीरीज और शंट का दोनों का फ्लक्स योग होगा, इनका जो फ्लक्स का रास्ता सेम दिशा में होगा। जैसे अगर इस दिशा में है तो इसी दिशा में ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ये लॉन्ग शंट का है। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट शंट क्या हो जाएगा, और जो ये वाला बैंडिंग है वो बैंडिंग थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं इसका उपयोग। देखिए इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट, रेलवे, लेथ मशीन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। जो कम्युलेटिव है उसका बताया गया है कि वो उसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो स्ट्रीट लाइट, रेलवे, लेथ मशीन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, देखिए सीरीज फील्ड बाइंडिंग के टर्न के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है, उसके टर्न किस प्रकार रखे गए हैं उस हिसाब से हम लोग उसको क्या क्या बोलते हैं। एक को बोलते हैं लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, दूसरे को ओवर कंपाउंड जनरेटर और तीसरे को अंडर कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। देखिए इसका भी फिगर बनाए हैं हम, बनाया गया है। देखिए इसमें भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए लेवल, ये देखिए ये वाला जो है ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये लोड करंट है, ये लोड करंट है। ठीक है, ये लोड करंट है। तो देखिए इस पर ये नो लोड कंडीशन में इस तरफ से रहेगा, इस तरह ये लिखे नो लोड करंट, ये नो लोड कंडीशन पर है। देखिए इससे ज़्यादा है बी वाला, तो इसको बोलते हैं ओवर कंपाउंड। ऐसे थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला है, इसको बोलते हैं फ्लैट।
इससे और ज़्यादा हो गया है तो इसको बोलते हैं अंडर। ये फिगर बनाने का तात्पर्य क्या है कि जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाहरी डीसी कंपाउंड जनरेटर की विशेषता। तो इसमें क्या है कि हम लोड को बदल के उसके टर्मिनल वोल्टेज के वेरिएशन को देखते हैं, तो उसे डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे पहला है, पहले को देख रहे हैं, देखिए पहला है लेवल या फ्लैट। देखिए यदि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान स्थिर रहता है। क्या रहता है? अगर लोड बढ़ा रहे हैं, टर्मिनल मान स्थिर रहता है तो यह लेवल कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसमें सीरीज फील्ड बाइंडिंग ओवर कंपाउंड की तुलना में छोटी रखी जाती है। अब जैसे ओवर ज़्यादा होता है तो उससे क्या होगी, छोटी रखी जाती है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन का मान ऋणात्मक होता है। इसका वोल्टेज का मान कितना होता है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं लेवल या फ्लैट कंपाउंड का? देखिए इसका प्रयोग निकटतम लोड सप्लाई, विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे घरों में जो सप्लाई दी जाती है, भवन में और कंपनियों में, और लेथ मशीन के लिए जो सप्लाई दी जाती है, इस प्रकार की सप्लाई हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? ओवर कंपाउंड जनरेटर। देखिए इस जनरेटर में यदि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। जैसे अगर आप लोड बढ़ा रहे हैं, लोड को बढ़ा रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी आपको बढ़ रहा है, तो आप कौन सा जनरेटर मानेंगे? वो ओवर कंपाउंड जनरेटर है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो वह जनरेटर ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसका सीरीज फील्ड बाइंडिंग, ये देखिए महत्वपूर्ण है, ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग लेवल कंपाउंड जनरेटर से अधिक रखी जाती है। तो जो लेवल है उसको बेस मान ली, तो लेवल से क्या रखी जाएगी? अधिक रखी जाएगी। इसका प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं? इसका प्रयोग अधिक लोड दूरी के लिए, जो अधिकतम लोड दूरी के लिए जिसमें लोड और जनरेटर की दूरी काफ़ी अधिक हो। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब लोड और जनरेटर पॉइंट की दूरी अधिक है तो किस प्रकार का हम लोग जनरेटर यूज करेंगे? तो ओवर कंपाउंड जनरेटर, जिसको वोल्टेज ड्रॉप को पूरा किया जा सके। देखिए इसमें अधिकतम लोड दूरी के लिए रेलवे में, स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग करते हैं, और डीसी पारेषण लाइन में बूस्टर के रूप में। जैसे ओवर का अब वोल्टेज ड्रॉप को पूरा रखना है, तो वोल्टेज ड्रॉप को पूरा रखने का काम क्या करता है? बूस्टर। जो डीसी है तो डीसी बूस्टर का प्रयोग करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, आगे है अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर, यदि जनरेटर पर लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता है। अगर आप लोड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घटना शुरू हो गया, तो अब किस प्रकार का जनरेटर यूज करेंगे? अंडर कंपाउंड जनरेटर है। अब क्या हो जाएगा? वो अंडर कंपाउंड जनरेटर की भांति कार्य कर रहा है, तो उसे अंडर कंपाउंड जनरेटर। देखिए इसमें सीरीज फील्ड बाइंडिंग ओवर और लेवल कंपाउंड जनरेटर से छोटी रखी जाती है। ओवर और लेवल कंपाउंड जनरेटर से क्या रखी जाती है? छोटी रखी जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डीसी वेल्डिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डीसी वेल्डिंग में इसका प्रयोग करेंगे। तो बस मित्रों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आगे भी इसी तरह वीडियो आपके समकक्ष लाते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो जय हिंद, जय भारत।